स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और आप सभी अपने एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में हैं कि आप सभी का जो एग्जाम जो है किस प्रकार से बीतेगा। और सबसे पहला बात है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आएगा। आप सभी के मन में बहुत ज़्यादा सवाल है और जो है इसी को दूर करने के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आज की इस वीडियो को जेके झारखंड अधिविद्य परिषद के ठीक है जितने भी विद्यार्थी एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 देने वाले हैं, ठीक है, एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 करने का मतलब मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023, ठीक है, क्लास 10 के जो विद्यार्थी जेक बोर्ड से 2023 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप सभी का जो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा सभी की जानकारी देंगे और साथ ही आपका जो क्वेश्चन जो यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है, कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों खास बात यह है कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल जो है एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 2023 का जो बोर्ड एग्जाम होगा इसमें 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 40 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ये बताने का जरूरत नहीं है। जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा इसमें एक प्रश्न पे 4 विकल्प दिए जाएंगे, कोई एक विकल्प को सही करके ओमर शीट पे गोल गोल करना है, ठीक है। बल्कि जो आपका सब्जेक्टिव पर जो एग्जाम होगा इसमें आपको जो है 2 नंबर का प्रश्न भी दिखने को मिलेगा, 3 नंबर का भी और 5 नंबर का भी, ठीक है। हालांकि इसका वीडियो जो है आप सभी को जो है प्रोवाइड करा दिया हूँ, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। और दोस्तों आप सभी का 2023 का जो बोर्ड एग्जाम होगा एमसीक्यू के लिए आपको अलग प्रश्न पत्र दिया जाएगा, ठीक है। मैं हर एक वीडियो में आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि एमसीक्यू के लिए अलग प्रश्न पत्र दिया जाएगा और सब्जेक्टिव के लिए अलग प्रश्न पत्र दिया जाएगा, ठीक है। और दोनों का जब एग्जाम होगा तो बीच में 15 मिनट का गैपिंग भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये सब बात आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराने जाना हो। क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखेगा और जो भी अगर जवाब आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिए, ठीक है। वीडियो दोस्तों यहाँ पर विज्ञान का होने वाला यानी कि साइंस का होने वाला प्रश्न यहाँ पर आपका टोटल 40 रहेगा, जिसको सॉल्व करने के लिए 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। पूर्णांक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 40 रहने वाला है। जितना भी यहाँ पर समान निर्देश में देख रहे हैं सभी यहाँ पर हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बताएंगे 100% आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और अगर प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवाइज भी होगा और पता भी चल जाएगा कि कितना आप पढ़ चुके हैं और कितना का प्रश्न का उत्तर आपको जो है मालूम है, ठीक है। इसलिए वीडियो को स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा, स्किप जरा से भी मत कीजिएगा। तो पहला प्रश्न दोस्तों, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, ठीक है, जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। तो और ये प्रश्न दोस्तों आप सभी का कराया हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखेंगे कौन कौन विद्यार्थी इस प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और VVI इंपोर्टेंट प्रश्न में ये प्रश्न माना जाता है, ठीक है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। सभी का उत्तर C आना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का और भी अभी सब्जेक्ट का वीडियो आपको जो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल के माध्यम से कुछ फायदा हो सके और जो आपका स्कोर है ये 90% हासिल हो सके एग्जाम में, ठीक है, ये वादा है आप सभी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर का प्रश्न। जितना भी प्रश्न का उत्तर मालूम हुआ सभी का जवाब कमेंट में देते चलिए, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में दोस्तों फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, ठीक है। मैं हर एक बार ये प्रश्न और ये प्रश्न लगातार कराया हूं आप सभी का। तो गोलीय दर्पण दोस्तों और फोकस दूरी में जो वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है और इससे प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो F बराबर दोस्तों यानी कि फोकस दूरी बराबर होता है R/2, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो फोकस दूरी होगा ये त्रिज्या का क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। ये इतना से आप याद कर सकते हैं, यानी बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाए, ठीक है। सभी का आंसर आना चाहिए, कोई का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट के साथ। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। अपरिवर्तित रहती है दोस्तों यहाँ पर वेग और तरंगदैर्घ्य ये दोस्तों दोनों परिवर्तित रहती है, लेकिन अपरिवर्तित की बात आता है तो आवृत्ति जो है एक ऐसी भौतिक राशि है जो अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4 नंबर में, ठीक है, सभी का उत्तर आना चाहिए, ठीक है दोस्तों, अगर आपको जो प्रश्न का उत्तर मालूम हो तब। नेक्स्ट है 4 नंबर के अवतल दर्पण से, ठीक है, परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। आप सभी को पता हो कि अवतल दर्पण से दोस्तों परावर्तन के बाद कोई भी किरण जो है आपका जो यहाँ कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरता है, ठीक है। 5 नंबर है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं पर भी रखने से, ठीक है, वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा, जब दोस्तों यहाँ पर वस्तु को बराबर आकार और सीधा प्रतिबिंब प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो समतल दर्पण, अगर आप चेहरा मुखरा को देखते हैं, ठीक है, सुबह सुबह उठकर, तो आप जितनी दूरी पर आप अपने चेहरा को देखते हैं उसी उतना दूरी पर जो है समतल दर्पण के पीछे आपका जो प्रतिबिंब बनता है और समान आकार का बनता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर है, इसका आंसर सभी का कमेंट में आना चाहिए कि प्रकाश का अपरिवर्तन के कितने नियम है। ठीक है, परिवर्तन पूछे चाहे दोस्तों अपरिवर्तन दोनों का दोनों दो नियम है। ठीक है, यानी कि 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। चलिए अब आता है न्यूमेरिकल यहाँ पर 7 नंबर। ठीक है, कि किस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दोस्तों 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। मैंने अभी बताया आपको एक सूत्र की F बराबर होता है दोस्तों R/2 और इसी पर ये आपको जो बैठाना है। ठीक है, जिसका मान है उसी पर हमको बैठाना है। क्या निकालना है तो फोकस दूरी निकालना है तो F को F रहने देंगे, बल्कि R जो दिया गया है दोस्तों ये 50 दिया गया है। ठीक है, 50 को लिख लेंगे, बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 50 को 25 बार में काटा जाएगा और 25 दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी का आंसर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव का प्रश्न तुरंत प्रोवाइड कराया जाएगा, जो भी 2 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो। ठीक है, सेक्शन वाइज आपका जो है सब्जेक्टिव में प्रश्न को बांटा गया। ठीक है, टोटल 19 प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक एक बार जरूर कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये 8 नंबर की 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फोकस दूरी और क्षमता यानी कि यहाँ पर देखिए P बराबर होता है दोस्तों सबसे पहले 1/F। ठीक है, क्षमता हो गया, क्षमता बटा हो गया क्या 1/F, F यानी कि फोकस। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा एक बार। ठीक है, तो क्या होता है कि P बराबर होता है 1/F और जो यहाँ पर दिया गया है 1 मीटर फोकस दूरी। ठीक है, तो 1/1 को करेंगे दोस्तों, भाग लगाएंगे तो ये किस में जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, बराबर में 1 आएगा। एक किस चीज में आएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस का जब भी बात आए तो इसका फोकस दूरी दोस्तों हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर यहाँ पर देखिए कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है किस, अभी मैंने आपको बताया कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है दोस्तों ये क्या होता है, तो क्या होता है कमेंट में बताइए, ABCD चारों में से आपका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, अब चलिए 10 नंबर का प्रश्न है, सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए प्रश्न बोलने से पहले। ठीक है, कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कहाँ न्यूनतम होगा, तो इस टाइप का प्रश्न है, सभी ऑप्शनों को चेक करना होगा एक बार से। ठीक है, निर्वात है, जल है, वायु है, कहाँ से है, तो जल में दोस्तों सबसे कम होगा प्रकाश का वेग। ठीक है, अब चलिए तो यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है और 11 नंबर का प्रश्न देखने से पहले जो भी मेरा नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैथ क्लब चैनल का नाम है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके एक बार जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, मैथ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया। ठीक है, चाहे वह 2 नंबर का हो या 3 नंबर का हो या 5 नंबर का हो। ठीक है, टोटल आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर की 4 डियोप्टर क्षमता वाले, ठीक है, कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी 4 डियोप्टर दोस्तों, क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर P दिया गया है दोस्तों 4 डियोप्टर, तो फोकस दूरी निकालना है तो F बराबर। ठीक है, F बराबर जो आपका फॉर्मूला होगा ये होता है 1/P। ठीक है, P हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ 1 का 1 लिखेंगे, P आपका दोस्तों यह 4 है तो 4 यहाँ पर रखेंगे, 1 को दोस्तों 4 से भाग देंगे तो आएगा 0.25। ठीक है, तो दोस्तों 1/4 को हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा 0.25 आएगा। तो ये दोस्तों आप सभी का भी मीटर में है। ठीक है, क्या है हमेशा याद रखिएगा, जो आपका डायोप्टर होता है ये मीटर में होता है, लेकिन फोकस दूरी हमेशा सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं 0.5 को क्या करेंगे मीटर में सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुना करेंगे और 100 से गुना करने के बाद क्या आंसर आता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेम के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए सभी का, जो भी वीडियो को देख रहा है, वीडियो को लाइक कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। ठीक है, चलिए 12 नंबर है कि किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसके क्षमता क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर P पूछा है। ठीक है, P क्या होगा, इसका क्षमता क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो F है दोस्तों, यहाँ फोकस दूरी आपका 50 सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, सेंटीमीटर में फोकस दूरी यहाँ पर सेंटीमीटर में, और क्षमता यानी कि P आपका जो हमेशा मीटर में रहता है, तो सेंटीमीटर को मीटर से करने के लिए दोस्तों यहाँ पर 100 से हम लोग भाग देंगे। ठीक है, 100 से भाग देंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 50 को 100 से भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा, और ये हुआ फोकस दूरी, निकालना है P, तो P बराबर होता है 1/F। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि हर एक बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है।
तो यहाँ पर 1/f कितना था 0.5 था, तो यहाँ पर पॉइंट को हटा के ऊपर में हम लोग 0 देंगे। तो 10 को दोस्तों हम लोग 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 2 किस चीज में आएगा, तो देखिए दोस्तों 2 आपका जो किस चीज में आएगा, माइनस में कि प्लस में। तो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा किस चीज में, अगर प्रकाश का वेग सर्वाधिक यानी कि जो प्रकाश का जो वेग है जो होता है, प्रकाश का चाल कितना होता है 3 गुना 10 के पावर 8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये दोस्तों हमेशा क्या होता है, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर यहाँ पर है कि दिए गए प्रकरण में कौन ऊष्माक्षेपी है। तो ऊष्माक्षेपी दोस्तों श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आता है, ठीक है। अब 15 नंबर यहाँ पर देख लीजिए कि यही आपका जो है आपके संबंधित है रोज आपके संबंधित है कि चिप्स के पैकेट विकृत गंधा से बचने के लिए, ठीक है, कौन सी गैस डाली जाती है। तो जब आप भी कभी भी दुकान से सामान लाते हैं, चिप्स रहे चाहे कुरकुरे रहे चाहे किसी प्रकार का सामान रहे, ठीक है, उसमें पहले से हवा मौजूद रहता है। तो आप समझते हैं कि इसमें दुकानदार जो है पहले से हवा को मौजूद रखा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, इसमें नाइट्रोजन गैस मौजूद रहता है, ठीक है, ताकि आपके जो चिप्स ये कुरकुरा सा रहे, ठीक है, खराब ना हो। अब 16 नंबर है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, और ये प्रश्न आपका कराया हुआ प्रश्न है, ठीक है, और VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न में ये प्रश्न को माना जाता है। तो जंग लगना दोस्तों आपको पता है कि जंग में ऑक्सीजन जब अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है, यानी कि लोहा में ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया कर लेता है तो ये संयोजन हो जाता है। लोहा था, ठीक है, उसमें जो ऑक्सीजन के साथ लोहा अभिक्रिया कर लिया तो ये क्या हो गया, जंग लग गया, और जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब 17 नंबर देखिएगा ध्यान से कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन, और उपचयन किसको कहते हैं, जिस चीज में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, ठीक है दोस्तों, जिस चीज में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है उसी को उपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ देखिए कि यहाँ पर जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर अभिक्रिया में जो कार्बन ये एक है, यहाँ पर अकेला है, और इधर जो है 2 हो गया। तो यानी कि कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ठीक है, सिंपल से आपको देखना। और नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण यहाँ पर संतुलित है, ठीक है, और रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए 1 नंबर का जो एग्जाम में प्रश्न 100% आता है। तो इसलिए जो ये ऑप्शनों है 4 ऑप्शन, ठीक है, इसमें एक ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि चारों को अपने से संतुलित करने, यानी कि समझना है कि संतुलित कौन सा है और कौन सा नहीं, और इसी में से एक आपका जो ऑप्शन राइट होगा तो कमेंट सेक्शन में क्या करना है, आंसर को देना है, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा या चौथा हो, ठीक है। इसमें भी आपको जो है नेम के साथ और क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है, ठीक है, 18। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा कि 18 का ए सही है या बी सही है। मान के चलिए 18 का ए सही है और नेम के साथ भी यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर देना अनिवार्य है ताकि आप अपने 1 नंबर एग्जाम में हासिल कर सके। और 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि दिए गए चित्र में, ठीक है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर चित्र नहीं दिया गया बल्कि एक समीकरण, तो समीकरण को देखते हुए आपको उत्तर को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि PbCuCl2 है और PbCl2 और यहाँ पर Cu अलग हो गया, यानी कि दोस्तों जो शीशा है ये Cu को अलग कर दिया, यानी कॉपर को अलग कर दिया और Cl2 के साथ अभिक्रिया कर लिया। तो इसको दोस्तों हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब 20 नंबर है कि दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। अगर दोस्तों हम लोग प्याज को अगर छार में रख दे तो ये गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए बी यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है, सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है, कि अगर ऑप्शन पता हो तब, नहीं आता है तो सीखिए एक बार। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए दोस्तों डॉक्टर जो है किस लवण का प्रयोग करते हैं। तो जब दोस्तों आपका हड्डी टूटता है तो आपका जो डॉक्टर है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र होता है Ca यानी कि कैल्शियम, ठीक है, CaSO4 ½ इसका राइट आंसर हो जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सूत्र हो जाए, ठीक है। अब 22 नंबर की व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। व्यंजक चूर्ण का जो सूत्र है दोस्तों ये CaOCl2 होता है, ठीक है, CaOCl2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और इधर जाके जो है वियोजन हो जा रहा है, ठीक है। तो वियोजन हो जा रहा है तो इसलिए बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाए, ठीक है, बी ऑप्शन। अब चलिए तो 24 नंबर का जो प्रश्न है कि टमाटर में, ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप सभी जो टमाटर जो खाए हैं लाल लाल, ठीक है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो अम्ल है ये आपका जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। और ये फिगर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा।
अब चलिए 25 नंबर है, यहाँ पर इसको समझना बहुत ज़्यादा बेहद जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि तनुकरण प्रक्रिया में होती है, क्या होता है तनुकरण प्रक्रिया में, तो ध्यान रखिएगा कि तनु अम्ल में जो जल की जो वृद्धि है ये ज़्यादा होता है और अम्ल कम होता है, और इसी प्रकार तनु क्षार में क्षार कम होता है और अम्ल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अम्ल जो है दोस्तों जल में गुणकारी H+ आयन देता है, और हम लोग क्षार की बात करें तो ये OH- आयन देता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर देखते हुए नजर में लिखा गया है कि H+ आयन और OH- आयन के सांद्रता में क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। अब होता है 26 नंबर, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण, तो प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण जो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। AgBr आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब 27 नंबर की अमीबा दोस्तों अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, तो भोजन दोस्तों ये ग्रहण करता है कुटपाद से, ठीक है। और आप सभी से एक प्रश्न है कि ये पाचन किस अंग से करता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर को जरूर बताइएगा। 28 नंबर की पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लीकरण कौन करता है, तो ये दोस्तों पित्त करता है, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और 29 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण यहाँ पर अम्रबेल है, कवक है और अमीबा है, ठीक है। यहाँ पर सभी का सभी क्या हो जाएगा, स्वपोषी है, लेकिन जीव दोस्तों कहा दिया तो यहाँ पर आम इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और यहाँ पर 30 नंबर का जो प्रश्न है सभी का आंसर मालूम होना चाहिए, कमेंट्स में सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो कोष्ठ की बात करें दोस्तों तो टोटल 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में, ठीक है। 31 नंबर का प्रश्न है कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, तो श्वसन वर्णक ये क्लोरोफिल को दोस्तों कहते हैं श्वसन वर्णक, ठीक है। 32 नंबर का प्रश्न है उत्सर्जन तंत्र के क्रियात्मक इकाई क्या है, तो उत्सर्जन तंत्र के दोस्तों क्रियात्मक इकाई विक्राणु हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब जो है प्रश्न बायोलॉजी का, इसलिए मैं इसको जो है ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूं, आपको जो एक के बारे में आंसर बताते चल रहा हूं, ठीक है। 33 नंबर में है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकाल कर, ठीक है, छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो दोस्तों अपवहन कहलाती है, ठीक है, अपवहन कहलाती है। 34 नंबर है कि जनन की मूल घटना क्या है, तो DNA की प्राकृतिक बनना यही आपका जनन की मूल घटना हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर है, और यहाँ पर देखना है कि ये चित्र में कौन सा जनन को दर्शाता है, चित्र जो किस प्रकार का जनन को दर्शाता है, तो यहाँ पर देखिए बहुखंडन, यानी कि बहुत ज्यादा खंडन में यह विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बहुखंडन। अब 36 नंबर है, एक प्रश्न है कि नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों निषेचन कहते हैं, ठीक है, निषेचन कहते हैं यानी फर्टिलाइजेशन। 37 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों कि लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है, तो लड़का में एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, यानी कि दोस्तों ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब और ये प्रश्न जो VVI इंपोर्टेंट में इसको दर्ज किया गया है, ठीक है, कि सौर स्थिरांक का जो मान है दोस्तों ये क्या होता है, तो 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। 39 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, ठीक है, कि जैव गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो जैव गैस का जो दोस्तों मुख्य घटक होता है ये मीथेन होता है, ठीक है। और ये आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर जो पाया जाता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि आपके क्वेश्चन पेपर 2023 की तरह काम करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चलिए हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर, ठीक है।